हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तक करंट अफेयर्स में। जैसा कि आज 9 जून को आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट सेकंड और थर्ड का हम एग्ज़ाम एनालाइज लेकर आए, जिसमें आपको 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज की सेकंड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा उपचुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाई? इसका आंसर आएगा भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली विधानसभा के सभी 70 सदस्यों का चुनाव करने के लिए 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे। मतगणना और परिणामों की घोषणा 8 फरवरी 2025 को हुई थी और भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल किया और सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की। इस प्रकार 27 वर्षों के बाद केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई। 19 फरवरी को भाजपा ने शालीमार बाग में विधायक रेखा गुप्ता को नया मुख्यमंत्री घोषित किया। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस संस्था में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की? दोस्तों, इसका आंसर है आईआईटी मद्रास। इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की। इस केंद्र का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में किस वर्ग में रजत पदक जीता? इसका आंसर आएगा 70 किलोमीटर। अविनाश जामवाल ने विश्व मुक्केबाजी कप में 75 किलोग्राम भार वर्ग, इसका आंसर है 70 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में हार का सामना किया था, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में इटली के मुक्केबाज को हराया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की न्यू फाइल को खोलने के लिए सबसे पहले किस टैब पर क्लिक करना पड़ता है? इसका आंसर है फाइल टैब पर। एमएस एक्सेल की नई फाइल खोलने के लिए सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करना होता है, फिर वहां से न्यू विकल्प चुनकर नई वर्कबुक बनाई जाती है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ ने तत्वों के उनकी गुणवत्ता विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? इसका आंसर है केवल ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल। दिमित्र मेंडलीफ ने तत्वों के उनके रासायनिक गुणों के आधार पर ऊर्ध्वाधर स्तंभ यानी वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया था, जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। उन्होंने आवर्तता के सिद्धांत के अनुसार सारणी तैयार की थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ी मेघालय पठार से संबंधित नहीं है? दोस्तों, इसके ऑप्शंस के अनुसार आंसर आएगा, इसका ऑप्शन दिया गया था अरावली पहाड़ियाँ, तो इसका आंसर है अरावली पहाड़ियाँ। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों मेघालय पठार का हिस्सा है जो उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों मेघालय पठार का हिस्सा है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। वहीं अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान और हरियाणा क्षेत्र में पाई जाती है और इनका मेघालय से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार किस भूगर्भीय संरचना का भाग है? इसका आंसर आएगा गोंडवाना लैंड। दक्कन पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है। यह एक प्राचीन सुपर महाद्वीप था जिसे भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आदि एक साथ जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? दोस्तों, इसका आंसर है स्थानीय पेड़ लगाना। स्थानीय पेड़ लगाना पर्यावरण को स्थिर करने और मरुस्थलीकरण को रोकने का एक प्रभावी उपाय है। इसके विपरीत अधिक चराई, वनों की कटाई और असंतुलित सिंचाई जैसी गतिविधियां मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देती है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसका सतर्क पैरी यानी वॉच डॉग माना जाता है? इसका आंसर है भारतीय संविधान का। भारत का सुप्रीम कोर्ट संविधान का सतर्क प्रहरी यानी वॉच डॉग कहा जाता है, क्योंकि इसका मुख्य कार्य संविधान को रक्षा करना
और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ली चित्रकला में सबसे पहले एक लेप यानी कोटिंग किया जाता है, वह किस चीज़ की होती है? इसका आंसर है गेरू मिट्टी की। वर्ली चित्रकला में दीवार पर सबसे पहले गेरू मिट्टी की एक लेप लगाई जाती है जो पृष्ठभूमि के लिए लाल मिट्टी जैसा रंग प्रदान करती है। इसके बाद सफ़ेद रंग से चित्रकारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इसका आंसर आएगा बलिया में। बस 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। बलिया उत्तर प्रदेश में उन क्षेत्रों में से एक था जहां समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यहाँ की सरकार का नेतृत्व चीटू पांडे ने किया था। बलिया के अतिरिक्त बंगाल के तामलुक, महाराष्ट्र के सतारा एवं उड़ीसा के तंचल में भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया? इसका आंसर आएगा संजय मल्होत्रा। केंद्र सरकार ने राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2024 से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा और ये शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे जिन्होंने 6 वर्षों का पद ग्रहण किया था। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत की गई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता में था। इसके स्थायी मुख्यालय अब मुंबई में जो 1937 से निर्मित है। 33 स्थानों पर आरबीआई के कार्यालय हैं। इसका स्वामित्व भारत में निजी स्वामित्व था। वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से पूर्णतः भारत सरकार के स्वामित्व में चली गई है। अगला क्वेश्चन है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने 24 अप्रैल 2025 को सिमलीपाल को भारत का 107वां और उड़ीसा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इससे पूर्व भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था। अगला क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत का स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने किया था? इसका आंसर आएगा रुद्ररामन। सम्राट अशोक के आदेश से उनके महान गुरु तुष्यप ने इस सरोवर को फिर से बनवाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुखविशाख ने शक शासक रुद्ररमन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण किया था। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश पर चक्रपलित ने झील का पुनर्निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर किस विशेष दिन का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है जनजातीय गौरव दिवस का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका आंसर आएगा श्री शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्त श्री शक्तिकांत दास सेवानिवृत्त आईएएस, पूर्व सचिव, राजस्व विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में पद ग्रहण कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर है बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। उसने 543 में बादामी में एक नया राज्य स्थापित किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य वंश के बाद से शासकों को भी बादामी के चालुक्य के रूप में जाना जाता है। इसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इसकी स्थापना 543 ईस्वी में बादामी की स्थापना की थी। इसका अन्य नाम है पश्चिमी चालुक्य विस्तार। पुलकेशिन प्रथम चालुक्य वंश का पहला शासक था जिसने बादामी 2010 बादामी में अपना राज्य स्थापित किया। बाद में उनके वंशजों ने भी बादामी पर अपनी राजधानी बनाया और वे बादामी के चालुक्य के नाम से जाने जाते हैं। इस वंश के शासकों ने दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था और उनकी कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। एक बड़े क्षेत्र में शासन किया और उसकी कला और स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। मेघालय हिल्स में, अगला क्वेश्चन है, मेघालय हिल्स में
पहाड़ियाँ नहीं आती है? इसका आंसर आएगा मेघालय, इसमें भूवन पहाड़ियाँ नहीं आती है। जावड़ी पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका की सीमा पर स्थित है। एनामतानिया गत संत में सिन है। जावड़ी पहाड़ियाँ यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा मेघालय हिल्स में खासी पहाड़ियाँ जायंतिया ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है SEA गेम्स की मेजबानी किस देश ने की थी? 2025 में SEA गेम्स थाईलैंड में आयोजित किए गए थे, जिसमें उसकी मेजबानी बैंकॉक, चेन्नई और सोखला में मेजबान शहर बना था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली NTPC से जुड़े क्वेश्चन का 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालाइज कम करवाते हैं। अब तीसरी शिफ्ट शुरू हो चुकी है। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा को किस भाषा के गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? इसका आंसर है भोजपुरी और मैथिली। शारदा सिन्हा एक भारतीय लोक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। वे बिहार से थी और मुख्यतः मैथिली और भोजपुरी भाषा में गाती थी। उन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसका आंसर मतलब बिहार कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर आएगा शारदा सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि जिसे महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में जाना जाता है वह किस तारीख को आती है? इसका आंसर आएगा 6 दिसंबर 2024 को। दिसंबर 2024 में BR अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 6 दिसंबर को है। 14 अप्रैल 2024 को उनका 134वां जन्मदिन भी मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर किसने हमला किया था? इसका आंसर आएगा लाला लाजपत राय। सेफ्टी वॉल थ्योरी में कहा गया है कि अंग्रेजों ने देश की राजनीतिक स्थिति को देखा था, जिससे 1857 के विद्रोह के तर्ज पर एक और विद्रोह हुआ और वे स्थिति से बचना चाहते थे। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल थ्योरी का इस्तेमाल किया और कहा कि यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय एक चरमपंथी थे और सेफ्टी वॉल थ्योरी में विश्वास करते थे। इस सिद्धांत का उपयोग करने के लिए नरमपंथियों द्वारा उन पर हमला भी किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी होगी? इसका आंसर आएगा 239, मतलब इसका कितनी होगी 2039 तक? इसका आंसर आएगा 1.6 मिलियन यानी 160 करोड़। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग नेशनल पॉपुलेशन कमीशन के अनुसार भारत की जनसंख्या 2039 तक लगभग 1.6 बिलियन हो सकती है। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की जनसंख्या 1.6 मिलियन यानी अरब तक हो जाएगी और 2060 में दशक के प्रारंभ में यह लगभग 1.7 अरब की शिखर पर पहुंच जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 3 मई 2025 को किस देश के संघीय चुनाव हुआ था? इसका आंसर आएगा ऑस्ट्रेलिया। 3 मई 2025 को ऑस्ट्रेलिया में संघीय चुनाव हुआ था। इस चुनाव में ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिसमें उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 150वीं सीटों में से 94 सीटें जीती, जो पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी अधिक है। यह जीत प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के नेतृत्व में हुई थी, जिन्होंने विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डस्टन को हराया। इस चुनाव के परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी को दूसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। अगला क्वेश्चन है, AIKME 2025 यानी अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट किस बल से संबंधित एक संयुक्त अभ्यास है जो भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था? इसका आंसर आएगा नौसेना। भारत ने अफ्रीका के साथ AIKME 2025 नामक एक नौसेना अभ्यास आयोजित किया है। यह अभ्यास भारत और अफ्रीकी देशों के बीच समुद्री सहयोग और मजबूत करने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आएगा MS स्वामीनाथन ने। प्रोफेसर
एम.एस. स्वामीनाथन राष्ट्रीय किसान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को किया गया था। इस आयोग का गठन भारत में किसानों की आत्महत्या की समस्या को हल करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय किसान आयोग के कुल 5 अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में मिली दाढ़ी वाली मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? इसका आंसर आएगा स्टेरॉइड। मोहनजोदड़ो में दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति सेलराइट से बनी हुई है। यह एक प्रकार का साबुन पत्थर होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर आएगा महाराष्ट्र। वर्ली किसान आंदोलन महाराष्ट्र के वर्ली क्षेत्र से हुआ था। यह आंदोलन मुख्य रूप से किसानों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू किया गया था। किसानों की मुख्य मांगें थी जमींदारों के शोषण से मुक्ति, जमीन के अधिकारों की रक्षा और बेहतर कृषि पद्धतियों की मांग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय में सबसे ऊंची उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को कहते हैं? इसका आंसर आएगा हिमाद्री। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वतमाला को हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री को वृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय के रूप में भी जाना जाता है। यह सबसे पहले सतत श्रेणी जिसकी सबसे ऊंची चोटी लगभग 6000 मीटर ऊंची है। इसमें माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा जैसी सभी प्रमुख हिमालय शिखर शामिल है। हिमालय का विभाजन शिवालिक या बाह्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और वृहद हिमालय, ये 3 प्रकार के हमारे हिमालय दिए गए हैं। इसके अलावा पैरा हिमालय है, तिब्बती हिमालय और पूर्वी पहाड़ियाँ है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश भारत में पहाड़ियों की एक श्रृंखला होती है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? इसका आंसर है 69वां। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घोषित किया गया था। इसने राज्य के लिए एक राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद बनाई। इस अधिनियम के तहत आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे और संविधान के अनुच्छेद 239AA ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इसका आंसर आएगा उपहार कर। इसके अलावा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है क्योंकि अंतिम उपभोक्ता पर लगाया जाता है, लेकिन उत्पादन और वितरण के प्रत्येक चरण में व्यवसाय द्वारा एकत्रित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कर वे है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं और अतः उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान किए जाते हैं, जबकि प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जो व्यक्तियों के या संस्थाओं पर लगाए जाते हैं और उनकी द्वारा सीधे भुगतान किया जाता है। भारत में जीएसटी प्रणाली 1 जुलाई 2017 से लागू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को एकल कर दर वाला साझा बाजार बनाना है। अगला क्वेश्चन है, ठुमरी निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? इसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठुमरी संगीत है, यह अर्ध शास्त्रीय शैली के मुख्य धारा का भारतीय संगीत है। ठुमरी नृत्य हिंदी शब्द ठुमकाना से आया है, जिसका अर्थ है नृत्य चरणों के साथ चलना ताकि घुंघरू बच सके। यह रुमाली प्रकृति वाला उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत है और बोल उत्तर प्रदेश की बोलियों में से है, जिन्हें अवधी और ब्रज भाषा के नाम से जाना जाता है। यह संगीत रूप मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी के बाद आया था। 19वीं शताब्दी के बाद ठुमरी का दूसरा रूप आया जिसे बोल बनव कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य का शासन किसने संभाला था? इसका आंसर आएगा कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य का शासन संभाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1873 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी किसे रिपोर्ट करती थी? इसका आंसर आएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करती थी। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुप्रयोग का उल्लेख किया गया था? इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 ये स्पष्ट करता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन वे राज्य के लिए शासन के सिद्धांतों के रूप में माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत जिन्हें स्किथियन भी कहा जाता है, किस क्षेत्र में आए हैं? इसका आंसर है मध्य एशिया। शक शासक जिन्हें शाका या स्किथियन के भी कहा जाता है, मध्य एशिया से आए थे। वे खानाबदोश पूर्वी ईरान लोग थे जो यूरेशियन स्टेप और तारिम बेसिन में रहते थे। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक उन्होंने दक्षिण और पश्चिम की ओर प्रवास किया और भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अगला क्वेश्चन है, अस्मिता ऋण योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर आएगा SBI। महिला उद्यमियों को अपने कारोबार का विस्तार करने में सहायता के लिए SBI ने SBI अस्मिता लॉन्च किया था। SBI यानी यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यह देश के सबसे पुराने और विश्वसनीय बैंकों में से एक है। इसकी स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी और साल 1955 में राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसे भारतीय स्टेट बैंक का नाम दिया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी दर लगभग कितनी रही है? इसका आंसर आएगा 3.2%। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार वर्ष 2022-23 में 12 वर्ष और उसके अधिक आयु वर्ग के लोगों के बीच भारत की वार्षिक बेरोजगारी दर 3.2% रही। संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का संबंध अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण से है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। इसके पहले इस आरक्षण की सीमा 25 फरवरी 2020 थी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ाने के साथ साथ 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कंप्यूटर में किस सुविधा के माध्यम से बार बार किसी एप्लीकेशन की एक ही फाइल को जल्दी और आसानी से एक्सेस या क्रिएट करने क्या किया जा सकता है? इसका आंसर है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस विंडोज एक्सप्लोरर की एक सुविधा है जो हाल ही में खोली गई थी। यह बार बार उपयोग की गई फाइलों और फोल्डरों को तेजी से एक्सेस करने का मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस 365 में किस टेक्स्ट के फिजिकल फॉर्मेटिंग जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि को हटाने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कंट्रोल+स्पेस बार। कंट्रोल+स्पेस बार का उपयोग करके टेक्स्ट से सभी मैनुअल फॉर्मेटिंग हटाई जा सकती है और वह डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट पर लौट आता है।
अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कुल कितनी धनराशि आवंटित की थी? इसका आंसर आएगा 48,000 करोड़। केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए थे, जिसमें प्रत्येक शहर को प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। अतिरिक्त धन निम्नलिखित माध्यमों से प्राप्त किया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन 100 शहरों में से जीवन की गुणवत्ता के सुधार लाने के लिए 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में स्कूल स्तर पर कौन सी खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? इसका आंसर है पीएम श्री स्कूलों में खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अगले आने वाले एनटीपीसी एग्जाम्स की संपूर्ण एनालाइज मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।